हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मस्ट रीड बुक सीरीज में साइकोलॉजी ऑफ मनी का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद। हमने कल इसके पहले भाग में अध्याय 1 और 2 सुन लिए हैं। आज दूसरे भाग में हम शुरू करते हैं अध्याय 3 से। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। लेखक कर्ट वोनगुट और जोसेफ हिलर एक अरबपति की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हिलर अपने लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाया है। हिलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वो है काफी, मतलब इनफ। जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरे से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। काफी होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कुछ चीजें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने जिस खेल में ये चीजें दांव पर लगी हो। अब जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने इस बात को नहीं समझा। रजत गुप्ता। कलकत्ता में पैदा हुआ ये अति तीव्र बुद्धि का मालिक मात्र 40 वर्ष की आयु में मैकेंजी कंसल्टिंग का सीईओ था। दुनिया की नंबर 1 कंसल्टिंग कंपनी में से एक का सीईओ। 2007 में रिटायर होने के बाद वो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पोस्ट पर रहा। 2008 में उसके पास $100 मिलियन की नेटवर्थ थी, परंतु रजत गुप्ता 100 मिलियन से खुश नहीं था। इतना पैसा जो शायद विश्व के 0.00001% लोगों के पास ही हो, परंतु वो इससे खुश नहीं था। उसे बिलियनियर बनना था, 1000 मिलियन। वो गोल्डमैन सैक का डायरेक्टर था और इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त हो गया। वो और उसका श्रीलंकन दोस्त राज रत्नम ने गोल्डमैन सैक में वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट की बात जान ली और 1,75,000 शेयर खरीद लिए। जब लोगों को पता चला कि वॉरेन बफे गोल्डमैन सैक में इन्वेस्ट करेगा तो शेयर के दाम बढ़ गए और गुप्ता को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। $17 मिलियन का प्रॉफिट एक ही झटके में उसे मिल गया, परंतु गुप्ता और राजरत्नम की कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। SEC ने उन दोनों को पकड़ लिया। गुप्ता ने इतने सालों में जो भी कमाया था, वो इज्जत, वो नाम, सब धूमिल हो गया था। शायद उसे बुढ़ापे में वो $17 मिलियन वो सुख ना देते जितना बड़ा जोखिम उसने उठा लिया था और सब कुछ गवा दिया। उसने वो जोखिम लिया जिसका फायदा शायद कुछ खास नहीं था, परंतु नुकसान बहुत ही ज्यादा था। इसीलिए हमें ऐसे जोखिम नहीं उठाने चाहिए। ऐसा ही एक और किस्सा है बर्नी मैडॉफ का। उसका मार्केट मेकिंग का लेजिटमेट धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो 25 से 50 मिलियन हर साल के कमा रहा था, परंतु उसने फिर बहुत ही ज्यादा लालच में आकर पोंजी स्कीम चालू कर दी। पोंजी स्कीम जिससे उसने अनेकों लोगों के बहुत से पैसों को हड़प लिया, परंतु
अंत में पकड़ा गया। इससे भी ये साबित होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ रुकना है। ये फैसला भी हर आदमी को खुद ही लेना होता है। एक सबक ये जरूर है कि कैपिटलिज्म की सीढ़ी पर आपसे ऊपर कोई ना कोई खड़ा जरूर मिलेगा। आपको सोचना है आपको कौन से जोखिम उठाने हैं और कौन से नहीं। अध्याय 4, उलझी हुई कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की $140 बिलियन की नेटवर्थ है। उसमें से 99% 65 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने कमाया है। वो अभी 94 वर्ष के हैं। हमारी साइकोलॉजी हमें इस प्रकार की सक्सेस की उम्मीद ही नहीं करने देती। आप यदि 65 वर्ष तक किसी काम में लगे रहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हमारी ह्यूमन सेंस के लिए इंट्यूटिव नहीं है। वॉरेन बफे के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है। वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाई थी और बाद में भी उसे लंबा समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, बल्कि ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और उन्हें लंबे समय तक दोहरा सके। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने की, आशावादी होने की और अपने आप को उस कार्य में इन्वॉल्व रखने की आवश्यकता होती है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल हैं। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और ये भय होता है कि आपने जो बनाया है वो आपसे उतनी ही तेजी से छीना भी जा सकता है। जैसे पृथ्वी की आइस एज को लेकर रशियन साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अनोखी खोज की थी। आइस एज इसलिए नहीं हुई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। शीतलहर उतनी ही थी, बस गर्मियाँ कम गर्म हो गई थी और जिससे वो पिछली बर्फ को पिघला नहीं पाई। धीरे धीरे बर्फ की परत जमती चली गई और पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हो गई। इससे मालूम पड़ता है थोड़ा सा परंतु सतत प्रयास आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न कमाना नहीं होता, परंतु बहुत लंबे समय तक कुछ रिटर्न कमाते रहना होता है। परंतु कई लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते और ऊंचे रिटर्न कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही लॉस खा बैठते हैं। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपके सामने पेश करूंगी साइकोलॉजी ऑफ मनी का तीसरा भाग। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर मैसेज करके या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।